बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल माजिद अली, जबकि निगरान आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में इस वक्त कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी के दरमियान मैच जारी है। ये PSL का मजमूई तौर पर 10वां मैच है। सबसे पहले PSL में शामिल टीमों की मजमूई कारकर्दगी पर एक जायजा सुनते हैं। ये जायजा पेश कर रहे हैं शहरयार नैयर। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, थैंक यू एंड सलाम टू व्यूअर्स एज वेल। तो PSL बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है और कल PSL का 10वां मैच हुआ जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स के दरमियान था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता और इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दी पहले। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह के जारहाना अंदाज के लिए जानी जाती है, उन्होंने उसी को अपनाया और उन्होंने 6 ओवर्स के पावर प्ले में 81 रन बना दिए और 1 विकेट के सिर्फ नुकसान पर। और इसमें पॉल स्टर्लिंग जो है उन्होंने बड़ी ही जारहाना अंदाज में बैटिंग की और अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की। और इसके उनके आउट होने के बाद कॉलिन मनरो और आजम खान जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। फिर उन्होंने भी अपनी अपनी निफ्ट सेंचुरियाँ बनाई और 229 रन तक जो है वो टोटल चला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का और टारगेट मिला कोयटा ग्लैडिएटर्स को 230 रन का। कोयटा की तरफ से बॉलिंग में डेफिनेटली जो है वो हमें मोहम्मद नवाज को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 32 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि बाकी तमाम बॉलर जो हैं वो 10 रन पर ओवर से ज़्यादा की औसत से उनको मार पड़ी कल के मैच में। और फिर जब टोटल जो चेस करना था वो जो 230 का था, तो कोयटा के बैट्समैन जो है वो जाते साथ ही बड़े अंडर प्रेशर थे। इसमें एहसन अली ने कुछ हद तक जो है वो को कायम रख सके एग्रेशन को, जिसपे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनिंग्स खत्म की थी। उन्होंने भी अपनी 50 रन बनाए और वो उनकी टूर्नामेंट की तीसरी 50 थी, तीसरा 50 था उनका। उसके अलावा कोई बैट्समैन कुछ खास नहीं कर सका। जेम्स विंस भी 0 रन पे आउट हो गए। फिर लोअर मिड ऑर्डर में मोहम्मद नवाज और फॉकनर जो है उन्होंने अच्छी बैटिंग की और जो मार्जिन ऑफ डिफीट है उसको थोड़ा सा कम कर दिया। थोड़ा सा कम मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पहले लग रहा था कि शायद बहुत हाई मार्जिन से मैच हारे, तो एट द एंड वो 43 रन से हारे, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे टूर्नामेंट में जिसमें 6 टीमें हैं और उनमें अगर कोई टीम चौथे और 5वें नंबर पे आती हैं और उनका पॉइंट्स उनके बराबर हो जाते हैं, फिर नेट रन रेट जो है वो इनटू प्ले आ सकता है इस तरह की सिचुएशन में। और इसमें शादाब खान जो है उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई। उन्होंने 5 विकेटें ली। उनका पहला पंजा था, पहला 5 था T20 क्रिकेट में और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी इस्लामाबाद के लिए ठीक बॉलिंग कराई। उन्होंने अपने 3 ओवर्स में जो है वो 2 खिलाड़ियों को आउट किया और सिर्फ 27 रन दिए। हसन अली जो है वो इस दफ़ा भी एक्सपेंसिव साबित हुए और उन्हें 4 ओवरों में 50 रन पड़े और पिछली दफ़ा भी उन्हें 4 ओवरों में 52 रन पड़े थे। इस दफ़ा उन्होंने 2 खिलाड़ियों को तो आउट किया, बट वो अपनी इकोनॉमी को लेकर डेफिनेटली थोड़े से परेशान होंगे और चाह रहे होंगे इसको किसी तरह इंप्रूव किया जाए। इस्लामाबाद की टीम में तो बहुत सारी खूबियां नजर आ रही हैं। उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, उनकी एग्रेशन जो है देखने के लिए बहुत ही इंटरटेनिंग नजर आती है और डेफिनेटली मेरे ख्याल से जितने भी स्पेक्टेटर्स होंगे ग्राउंड में उन्होंने एंजॉय किया होगा उनका स्टाइल ऑफ प्ले। कोयटा के लिए बहरहाल जो है वो बहुत सारी मुश्किलात नजर आ रही हैं। उनको सोचना पड़ेगा अपने कॉम्बिनेशन को कैसे बेहतर कर सकें, कहाँ बेहतर कर सकें। उनकी बॉलिंग, बैटिंग, सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कुछ उसमें रिक्वायर्ड है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स नीडेड हैं अगर वो किसी तरह का भी तसलसल बनाना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में जीत की तरफ। तो चलें हम राजा साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। ये थे तजियाकार शहरयार नैयर। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की खबरों में अहम खबर ECB के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स का अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला है। एशले जाइल्स ने 2021 के मौसम सरमा में होने वाली एशेज सीरीज में शिकस्त के बायस ओहदा छोड़ा है। साबिक कप्तान सर माइकल वॉन को वक्ती तौर पर MD इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। एशले जाइल्स दिसंबर 2018 में सौदे पर फाइज हुए। इस दौरान इनके खिलाड़ियों, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के दरमियान कोई मिसाली तल्लुकात नहीं रहे। एशले जाइल्स के अचानक इस्तीफे और PSL में शामिल टीमों की मजबूरी कारकर्दगी, जीत और हार के हवाले से बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब शफीक अहमद पापा से। बहुत शुक्रिया जनाब शफीक अहमद साहब। आप PSL के मैचेस देख रहे हैं। आपने तो साल हर साल क्रिकेट बोर्ड के जितने भी डोमेस्टिक सतह पर इवेंट्स होते थे और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इवेंट्स होते थे उनका इनेकाद किया है। ये जो पहले बात शुरू हुई और टीवी पर और रेडियो पर एक्सपर्ट ने कहा कि जो टीम टॉस जीतती है वही मैच जीत जाती है। ये जो टॉस जीतना है, क्या आप समझते हैं कि डिसाइसिव रोल था ये टीमों में इज्तिमाई तौर पर या कलेक्टिवली कोई एक
एक स्लोनेस आ गई है या एक डिटर्मिनेशन का फुकदान था जो पिछले 3 मैचेस में हम नहीं देख रहे? जी राजा साहब, चीज ये है कि देखिए ये जो शॉर्टन वर्जन क्रिकेट है T20, इसमें आप ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं कि ऑलमोस्ट 80% टीमें जो हैं वो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करती हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक इररिस्पेक्टिव के पिच की क्या कंडीशन है या वेदर की क्या कंडीशन है। सेकंड टाइम बैटिंग करने में आपके पास एक सामने एक टारगेट होता है, आप उसके मुताबिक चलते हैं। इस T20 में शुरू कर जो स्पेशली जो दायरे के बाद 6 ओवर जो सुबह शुरू के हैं उसको कैश कराना जो है ना वो बहुत अहम चीज है जी। जो पहले टीम बैटिंग करती है वो जरा थोड़ा सा आराम से स्टार्ट करती है, इतना ज्यादा नहीं मतलब एग्रेशन दिखाते हैं क्योंकि उनके सामने कोई टारगेट नहीं है। वेराज के सेकंड टाइम जो कर रहे हैं उनको पता है कि क्या रन रेट हमें दरकार है, हमें किस तरीके से चलना है, उसके हिसाब से वो खेलते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरा ये PSL के हवाले से अगर आप बात करें, पिच तो बिल्कुल ठीक है। पिच में किसी किस्म की इतनी इजी आइडियल T20 के लिए पिच नहीं हो सकती जो कराची में इस वक्त प्रोवाइड की जा रही है। तो चीज है कि सेकंड टाइम थोड़ा सा ड्यू फैक्टर जरूर है, बॉलर्स को मुश्किल होती है, बॉल ब्रेक होना भी जरा कम होता है अगर ज्यादा ड्यू पड़े, और स्विंग भी नहीं होता, और थोड़ा सा कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। ये चीजें PSL में जरूर दरकार है, लेकिन टॉस में अदरवाइज कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि जी जो पहले फील्डिंग करेगा वो डेफिनेटली जीत जाएगा। जो अवामल है आप इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं आप उसमें भी आप देखेंगे ज्यादातर टीमें जो है पहले फील्डिंग करती है। 7 तारीख के बाद जब 10 को लाहौर में मैचेस शुरू होंगे वहां पर पिच कंडीशंस और जो एक PSL की जो लीग का एक स्टेचर होगा वो बदल जाएगा। हम कुछ टॉल स्कोरिंग मजीद मैच देखें, दिलचस्प मैच हो रहे हैं, इसमें मजीद दिलचस्पी होगी, मजीद इंसाइटमेंट होगी। मेरा ख्याल है लाहौर में वो इतनी आइडियल कंडीशंस पिच बैट्समैन के लिए नहीं होगी जितनी के कराची में है। कराची की पिचेस जब घास नहीं होता सीधी होती तो जरा जो वाइट पिच होती है ना सफेद जहाँ घास वगैरह नहीं होता, वहाँ बैट्समैन को बैटिंग करना बड़ा आसान होता है, बॉल जल्दी पिक हो जाता है और बॉल अपने डायरेक्शन ज्यादा चेंज नहीं करता। लाहौर में वेदर ठंडा है, बहुत ठंडा है, यहाँ पे ड्यू फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, यहाँ जरा थोड़ा सा बॉलर्स का एज होगा, बॉलर्स जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे मेरे से। अच्छा, अब जरा बैनुल अक़वामी मामला में नजर डालते हैं। आपको पता चल गया होगा कि एशले जायल्स जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है 2 फरवरी को। वजह ये उनके बारे में बताई गई है कि जो एशेज में बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है, जो भी विंटर में ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज खत्म हुई है, ये पाकिस्तान की तरह ही होता है कि अगर टीम कुछ नहीं कर रही तो MD या CEO या चेयरमैन मुस्ताफी हो जाता है। या मेरे ख्याल में इनके बारे में एशले जायल्स के बारे में ये खबरें आ रही थी कि ये इनके तल्लुकात ठीक नहीं है विद सिलेक्टर्स एंड कोचेस, क्योंकि ये खुद भी खिलाड़ी थे, कुछ दखल दर माकूलात करते होंगे। तो ये आप क्या समझते हैं, जो कल्चर है ये पाकिस्तान से मिलता जुलता है या उन्होंने अखलाकी जिम्मेदारी महसूस की है या इस्तीफा ले लिया गया है? वैसे तो आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही जवाब दे दिया कि अखलाकी जिम्मेदारी पूरी की है। ऐसी बात हर किसी नहीं है कि पाकिस्तान या जो एशियन कल्चर है यहाँ पे जो मीडिया प्रेशर आता है बाद में सीरीज हारने के, है तो वहाँ पे भी इसी तरह का, लेकिन ये नहीं हुआ। मैं तो बताऊँ मैं थोड़ा सा ये देखता हूँ कि ये पहली एशेज सीरीज थी जिसकी तैयारी बहुत पूर्ण तरीके से की है इंग्लैंड ने। आप देखे तकरीबन 2 महीने पहले से खबरें आना शुरू हो गई थी कुछ प्लेयर्स की और क्रिकेट बोर्ड की, जब तक चल रही थी कि प्लेयर्स अपनी फैमिलीज ले जाना चाहते थे, कुछ कोविड की वजह से जब में थे कि जाना कि नहीं जाना, बार बार हो रहा था। और उन्होंने अपना जो सिलेक्शन पूल भी बढ़ा दिया था कि अगर कुछ प्लेयर नहीं जाना चाहते तो हम किन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिनेरियो बहुत सिलेक्शन अनाउंसमेंट से काफी करीब तक चला गया था। कोई इतनी, लेकिन आपको पता है कि ये इतनी अहम सीरीज होती है, इसमें ये बहुत पहले कंसंट्रेट करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर जाते हैं। इंग्लैंड की इस बार वो तैयारी, वो कंसंट्रेशन, वो जोश जज्बा बिल्कुल देखने में नहीं आया। ऑन द अदर साइड देखें तो कराची ऑस्ट्रेलिया इस दफा बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा खेले इन ऑल डिपार्टमेंट्स।
बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी, अदरवाइज भी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी वो पहले से बहुत बेहतर नजर आई। और इंग्लैंड में वो जोश व खरोश नजर नहीं आ रहा था राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच आप देखे सारे। अच्छा, फिर वो सोने पे सुहागा, ये इंग्लैंड जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी सीरीज हार गया 2-3 जो अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि अब वो भारत में अब वेस्ट इंडीज की टीम पहुंच गई है, इतवार को उनका वहां पर भी मैच है, ये फिर वही रड़ा विकेट बनाएंगे, वनडे और T20 सीरीज है, ये जो BCCI है बेहतर पिच नहीं बना सकते? वैसे देखें तमाम दुनिया में होम बोर्ड को जो है ना वो एक एडवांटेज होता है कि अपने पहली बार नहीं है, इंडिया ने हमेशा तमाम बड़ी टीमों स्पेशली वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड के पास अच्छे फास्ट बॉलर बैटरी होती थी, उनको टैकल करने के लिए और इंग्लिश बैट्समैन और वेस्ट इंडीज बैट्समैन जो है ना वो बैटिंग अच्छे स्पिनर्स को खेलने में भी ज्यादा महारत नहीं रखते थे। अगर वो इस बार भी करेंगे, ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा करते रहे हैं। जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप है वो भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा, ये चौथी मरतबा भारत की टीम जो है वो फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर रही है। ये हमें क्या हो रहा है, अंडर 19 हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, लेकिन बड़ी एशिया कप में भी और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी पैथेटिक इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए, ना चाहते वो भी। राजा साहब, मैं थोड़ी सी जरा सी सख्त बात ना कहीं कह दूं, मैं आपको बताऊं कि हम थोड़े से बहाने ढूंढते हैं, इल्जामात लगाते हैं, ये करते हैं। जो एक सही ग्राउंड रियलिटीज है वो ये है कि हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती। और सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन के जो थोड़ी से प्रॉब्लम होते हैं वो इसी एज ग्रुप में होते हैं, यहाँ पे बहुत मोहतात होना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे खास तौर पे जो तैयारी है वो बिल्कुल वो उस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से नहीं की जाती। सिलेक्शन में भी जरा थोड़ा सा आप समझते हैं जो पाकिस्तान का स्टाइल है। इंडिया 2-2.5-3 महीने से पहले अपना स्क्वाड को एक किस्म का वो फॉर्म कर लेते हैं, फिर उनको उसी तरीके से तैयार करते हैं। मैं देख रहा था इंडियन अंडर 19 टीम के जो मैचेस हो रहे हैं वो इतनी प्रोफेशनलिज्म, इतना कॉन्फिडेंस, मैं देख के हैरान रह गया पूरी। अब यहाँ जो नौजवान या जवान किस्म के कोचेज या जो ऑर्गेनाइजर है वो भी, उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। जो पुराने हैं उनमें से कुछ थोड़े से ठीक लोग हैं, लेकिन मजमूई तौर पे वो भी बड़े साहल पसंद हैं, वो भी सियासत करते हैं, वो भी नौकरियों की तलाश में रहते हैं सिर्फ। तो ये हमें आप क्या तजवीज करना चाहेंगे कि नई जो इंतजामिया क्रिकेट बोर्ड की वो कुछ ऐसे लोग को ले आए जो कि ड्राविड की तरह के हों, जो ग्रेग चैपल की तरह के हों, जो कहें कि मैं नेशनल साइड को नहीं, मैं तो ग्रेड क्रिकेट को या इंटरनेशनल क्रिकेट को कोच करूंगा। तो ये कहाँ हमारे सुकम है, किसकी रेक्टिफाई हो सकता है? बड़ी अच्छी आपने बात की, जैसे मिसाल दी आपने ड्राविड की भी, और आपने ऑस्ट्रेलिया में एलन पॉटर ने भी इसी तरीके से यंग से शुरू किया था सारा कुछ। हमारे यहाँ कोचिंग का जो एक एस्पेक्ट है ना वो बहुत ही मतलब इतना अच्छा, जितना जो रिक्वायरमेंट है एक कोचेस के लिए वो बदकिस्मती से पूरी नहीं हो रही। कोचेस के भी हाथ पता नहीं बंधे होते हैं, या कोई मजबूरियां होती हैं, या कोचेस में कुछ थोड़ी सी टेक्निकल कैपेबिलिटीज की कमी है, कुछ ना कुछ है जरूर है। लेकिन ये है कि हमें इस एरिया को बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। जब तक नीचे से क्रॉप सही बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनेगी, तैयार नहीं होगी, आपको ऊपर फीडिंग नहीं अच्छी मिलेगी पाकिस्तान टीम के लिए। इसमें जो ज्यादातर क्रिकेटर हमारे आ रहे हैं वो रूरल एरिया से आ रहे हैं। रूरल एरियाज में वो सिर्फ देख के टीवी पे ज्यादा मतलब परवान चढ़ते हैं, प्रैक्टिकली उनको उतनी वो फैसिलिटीज और वो कोचिंग दस्तियाब नहीं होती। राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपको जब टेक्निकल चीजें नजर मिल जाती है ना, आप सीख लेते हैं, तो उसमें ग्रूम करना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा अच्छी होता है, फिर ज्यादा तरीके से आप ऊपर पाकिस्तान टीम में जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस एरिया में काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। आप जानते हैं कि आफ्ताब बलोच बड़ा नाम था, नामी ग्रामीण क्रिकेटर थे, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट भी खेले और तमीज अर्से तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। आप उनके साथ रहे, खेलते रहे, क्या आपकी यादें उनके हवाले से? तो मुझे यकीन जाने बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ठीक है, अल्लाह ताला के कामों में कोई इतराज तो नहीं कर सकता।
बहुत नाइस, बड़ा स्वीट पर्सन था, ग्रेट, गुड क्रिकेटर, वेरी गुड क्रिकेटर हर लिहाज से। बहुत उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है और बड़ा यानी नॉन कंट्रोवर्शियल, शरीफ आदमी, जेन्युइन आदमी। आप यकीन कीजिए कि वो उसका एक स्टाइल था, वो तकरीबन हर रोज मुझे मैसेज किया करता था, ऑलमोस्ट 20 days इन ए मंथ। और हॉस्पिटल जाने से पहले भी एक दिन उसने मुझे मैसेज किया। अब मैं समझता हूँ कि बड़ा जल्दी उसका डिपार्चर हो गया, अल्लाह की हिकमत है, उसकी मंजूरी है। मुझे बहुत अफसोस है, मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए, उसके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर शफीक अहमद पापा। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट इन दिनों खबरों में नुमाया जगह हासिल कर रहे हैं। हम इनसे पाकिस्तान सुपर लीग में मुख्तलिफ टीमों की परफॉर्मेंस, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एस्टे जाइल्स के इस्तीफे और अंडर 19 क्रिकेट में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान बट। ये फरमाइए कि हम तो पीएसएल को एक नर्सरी समझते आ रहे हैं कि यहाँ से यंग क्रिकेटर निकलेंगे और इस साल भी निकलेंगे, आइंदा इससे पहले भी निकले हैं। क्या वजह है? ये क्राइटेरियन में समझ में नहीं आ रहा कि इस मरतबा जो नौजवान नजर आ रहे हैं उनमें वो दम हम या वो जौहर नहीं है। आप इस तस्वुर से मुत्तफिक हैं? असद भाई, अगर आपने इमर्जिंग कैटेगरी रखी है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इमर्जिंग जो प्लेयर है आपका, या जो प्लेयर कोई क्रिकेट नहीं खेला हुआ डोमेस्टिकली या किसी भी लेवल पर, अगर वो करीब नहीं है या उसकी गेम शान नहीं है पीएसएल के साथ वाले प्लेयर्स के मिलने की, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस बच्चे को आगे फ्रंट पे लेकर आए, उसको मार पड़े और उसका कॉन्फिडेंस डेंट हो। आई थिंक इवन इन दिस क्राइटेरिया अ बेटर ऑप्शन वुड बी कि जो आप डोमेस्टिक के टॉप 6 परफॉर्मर्स हैं, आप उनको लाजमी एक मैच, मतलब हर टीम में एक प्लेयर वो लाजमी खेले। मैंने देखा बहुत सारे अच्छे प्लेयर डोमेस्टिक में टॉप करके वो बेंचर्स बैठे हुए हैं, और इमर्जिंग बच्चा जिसका किसी को पता नहीं होता, वो पीछे से आता है और वो एक डिवाइन राइट के साथ वो आके मैच खेलता है। एंड आई थिंक अच्छा बच्चा हो अगर, तो वो तो अंडर 19 को हम पाकिस्तान भी खिलाते हैं, तो बैक भी करते हैं। तो जब अच्छे बच्चा पाकिस्तान तक खेल सकता है तो जबरदस्ती पीएसएल खिलाने की क्या जरूरत है? लेट हिम ग्रो टिल द टाइम ही इज गुड इनफ टू प्ले। अच्छा जी, अब ये तस्वुर जुबान जले आम है कि जो टॉस जीतेगा पीएसएल में या वैसे भी T20 में, वो मैच भी जीत जाएगा, और इस पे बड़ा जोर दे रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स भी और सहाफी हजरात भी। देखिए जी, दो चीजें हैं। एक तो लोग आईसीसी को कह रहे हैं जी टेक करें, बात यह सिंपल सी कि भैया आप मैच का टाइम बदल लें, आप थोड़ा अर्ली ले जाएं मैच, ड्यू फैक्टर जब आता है उससे पहले आज मैच खत्म करा लें आप, तो टॉस वैसे ही मैच से निकल जाएगा। ठीक है, अब आप टेलीविजन की रेटिंग और उसकी व्यूअरशिप के वजह से आप एक टीम को पानी में फील्डिंग करनी पड़ती है, तो ये ब्रॉडकास्टिंग और उनकी जो भी उनके साथ डील कर रहे हैं, ये उन्होंने टाइम तय करना है। और दूसरी बात यह है कि जैसे अभी कराची में मैच हो रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे, मुल्तान ने 2 मैच डिफेंड करके जीत लिए, रात को लाहौर ने डिफेंड करके जीत लिया, बिकॉज दे आर गुड इनफ, उनकी बॉलिंग तगड़ी है। तो जिसकी बॉलिंग तगड़ी नहीं है वो कभी टॉस से गिले, कभी उसके पिच से गिले, कभी किसी से कभी किसी से। बात यह है कि शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, राशिद खान का क्या रात को बॉल स्पिन नहीं हो रहा था? क्या इमरान ताहिर ने रात में आउट नहीं किए? जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं या क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब है बाकियों की स्किल मैच नहीं करती उनके साथ। एक हम कहते हैं ना पब्लिक ओपिनियन एंड क्रिकेट रूल या क्रिकेट मैनेजमेंट, ये जो अब ट्विटर एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के जरिए कोई राय जनी हो रही है या लोग राय दे रहे हैं, उसमें मोस्टली नॉन स्टेज एक्टर्स हैं। आप समझते हैं कि क्रिकेट की समत को वजह करने के हवाले से ये भी कोई इनकी भी कोई न्यूसेंस है? देखिए, दुनिया में कौन सी स्पोर्ट है जो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर अपनी टेक्निकल फैसले करती? कोई एक स्पोर्ट का आप नाम ले सकते हैं? कोई ऐसी स्पोर्ट है? वो WWF जो कि सारा चलता ही एक हवाई कुश्ती की तरह है, वो भी लोगों की चीजें देख के सच में एक दूसरे को नहीं मारना शुरू हो जाती। बात यह कि पब्लिक तो पब्लिक है, उनके रिएक्शंस, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी जगह पर है, बट दैट डज नॉट डिक्टेट के फैसले क्या होंगे। क्रिकेट की या किसी भी स्पोर्ट की बेहतरी जो है वो पब्लिक ओपिनियन से नहीं जुड़ी हुई। इसमें अब इस सारी सूरत हाल में जो एक बड़ी परेशान कुन एक क्वेश्चन बनता है, या जो नताइज आ रहे हैं वो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप और एशिया कप में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम की खराब परफॉर्मेंस है। सिर्फ इस बात पर हम फुनफुनाते फिर रहे हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया एशिया कप में, और इंडिया अब ज़ाहिर है कि वो फाइनल जीतने की पोजीशन में आ चुका है। आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ कोताही हुई है? क्यों हमारी ग्रेट क्रिकेट या अंडर 19 क्रिकेट को वो बड़े बड़े नाम जो हैं दस्तयाब नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया या भारत को हैं?
पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबके सामने अनफॉर्चुनेट है. इट इज अ प्लेस वेयर पाकिस्तान हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री एंड रिसेंटली पाकिस्तान आर स्ट्रगलिंग. और दूसरी बात यह है कि अगर आपने जिस तरह मिसाल दी है इंडिया की, तो उनका तो चौथा लगातार फाइनल है. और आपको पता है हमारे तो लड़के कुछ ऐसे हैं जो कायदाकन ट्रॉफी खेल के पूरे उधर गए हैं. वो बगैर फर्स्ट क्लास का कोई प्लेयर ही नहीं उनकी टीम में, वो फिर भी फाइनल में पहुंच गए हैं. तो इट इज अ फूड फॉर थॉट कि ये जो काम करने वाले हैं ये फ्लैशी बातें छोड़ के ना थोड़ा जरा सोचें कि हो क्या रहा है यहाँ पे. ये क्रिकेट चल कैसे रही है अंडर 19 में, क्यों ऐसा हो रहा है कि अफगानिस्तान भी आगे चली गई. हम क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए, वो जीत के आगे गए. अभी मैंने शफीक अहमद पापा साहब से बात करा था, उनसे मैंने ये सवाल किया और आपसे भी सवाल करना चाहूंगा कि एशले जायल्स जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या ले लिया गया है, ऐसी वैसी खबरें, इस्तीफा बहाल हो गया उनका, और सर माइकल बॉन्ड जो हैं वो अब कायम मुकाम एमडी होंगे. उनके इस्तीफे की वजह एशेज में जो रिसेंटली अभी विंटर की एशेज हुई हैं उसमें उनकी टीम की उनकी वजह से या इंग्लैंड की टीम की खराब परफॉर्मेंस है. और सिलसिला खैर वेस्ट इंडीज में भी जारी था अभी जो सीरीज खत्म हुई है. ये बताइए कि क्या वहां पर भी यही होता है कि जब टीम परफॉर्म नहीं करती तो एमडी या सीईओ या चेयरमैन इस्तीफा दे देता है, या उन्होंने अखलाकी जिम्मेदारी पूरी की है? इंग्लैंड का मसला बड़ा साफ है सर. इंग्लैंड का मसला एशेज की ड्रबिंग नहीं है, वो तो रिजल्ट है. इंग्लैंड का मसला है ओवर, मतलब बहुत ओवर होके वो सारा की सारी तवज्जो उनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में है. दे डू नॉट इवन उनकी जो रेड बॉल की क्रिकेट है वो सफर कर रही है. ये जो इंग्लैंड के ओपनर थे रॉरी बर्न और सिबली और डबली और वो जो बाकी उनके प्लेयर थे सवाए जो रूट और बेन स्टोक्स के, कोई एक प्लेयर ऐसा है जिसको आप कहेंगे ये टेस्ट क्रिकेटर है. इतनी पुअर टेक्निक्स, इतनी अजीबोगरीब बैट पकड़ने, यानी कि इंग्लैंड की टीम के साथ आप क्लासिक टेक्निक्स को रिलेट करते हैं. तो रिसेंटली जो उनका टॉप क्लास मटेरियल है या जो टैलेंट है, दे प्रेफर इन गोइंग टू लीग. वो आप देखें दुनिया की हर लीगों में प्लेयर उनके खेल रहे हैं. वो लीग में और व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको उनका टैलेंट नजर आता है. रेड बॉल में तो अभी एंडरसन और ब्रॉड ने जाना है, पता नहीं उनका बनना क्या है. तो इंग्लैंड का अगर आप वो देखें प्रोग्राम आएगा जिसके ऊपर नासिर हुसैन, रॉबर्ट की और माइक अथर्टन बहस कर रहे हैं बैठ के इंग्लिश क्रिकेट पे, तो आपके जो है आपकी नॉलेज में इजाफा होगा कि इंग्लिश क्रिकेट तो रेड बॉल की इस टाइम तबाही फिर चुकी है. और वो कहते हैं कि जिस तरह हमने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद व्हाइट बॉल में एक शिफ्ट लिया था, हमें पॉलिसी वाइज शिफ्ट लेना पड़ेगा रेड बॉल क्रिकेट की तरफ, जो कि अभी मिसिंग है. एट टाइम्स वेस्ट इंडीज में ऐसी कंडीशन होती है जो स्पिनर को सपोर्ट करती हैं. तो मे बी सम स्पिनर, कोई अच्छा स्पिनर अगर दोनों टीमों में आए शायद वो दूसरे को मसला डाल सके. तब अब मैं इस तरह कर देता हूँ कि हमारी मेंस की क्रिकेट ठीक जा रही है, नेशनल साइड है. वुमेन क्रिकेट का हाल ठीक नहीं है. अंडर 19 में भी हमारी खराब सूरत हाल है, जो कि कोई अच्छी खबर नहीं है. आपने मुख्तलिफ सवालात के बड़े तसल्ली बख्श जवाब दिए, बड़ी जहानत से जवाब दिए. मैं सलमान भट्ट आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू. ये थे साबिक कप्तान सलमान भट्ट. मुआशरे में आपसी ताल्लुक, एहसास और इसी तनाज़ुर में बेहिसी की मिसालें तो आए दिन हम देखते और सुनते रहते हैं. लेकिन अजीब बात यह है कि अब इसकी लपेट में इदारे भी आ चुके हैं, और खास तौर पर खेलों के इदारे. खेल हमारी स्पिरिट हैं और तफरीह का सबसे मौसर जरिया भी. कबड्डी के कौमी खिलाड़ी शकील जट की पिछले दिनों नागहानी मौत, और इस पर मुल्क में कबड्डी का इंतजाम करने वाले इदारे पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की रद्द-ए-अमल के तौर पर खामोशी और बेरुखी समझ से बालातर है. खेल, खिलाड़ियों और फेडरेशन का आपस में किस तरीके से मेल जोल होना चाहिए, और ऐसी सूरत हाल में जब कौमी सतह का एक नामवर खिलाड़ी अचानक दार-ए-फ़ानी से रुखसत हो जाए तो फेडरेशन की रद्द-ए-अमल के तौर पर फौरी जिम्मेदारी क्या है. इस सूरत हाल में हम खेलों के जाने माने तज्ज़ियाकार नजम लतीफ़ साहब से बात करते हैं. बहुत शुक्रिया नजम लतीफ़ साहब. मुल्की और गैर मुल्की अखबारात में जिस तरीके से हमने एक अफसोसनाक खबर पढ़ी और बड़ा दुख भी हुआ, कलक भी हुआ कि शकील जट जो कि एक नामी ग्रामी कबड्डी के खिलाड़ी थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे, उनका इंतकाल हुआ. लेकिन उस पर फिर सितम ये सेमीफाइनल और फाइनल हो रहे थे नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के, और बड़ा पंप एंड शो था, टेलीवाइज भी हो रहे थे. आपने भी इसको महसूस किया और आपने मेरी तवज्जो भी इससे दिलवाई. मैंने खुद भी वो चीजें देखी. तो इस इवेंट में ना उनका जिक्र होना, ना उसमें कोई उनको कोई सेंड ऑफ दिया जाना अच्छे तरीके से, कोई जिक्र भी नहीं हुआ, तो ये क्या चीज, किस चीज की तरफ निशानदेही करती है जो सब सूरत हाल चल रही है? बहुत शुक्रिया राजा साहब. आपने मुझे तो ये खुशी है कि पूरे मुल्क में किसी ने इस मौजू के बारे में कोई किसी किस्म का ना तज्जिया किया, ना उन्होंने उस एक बेहतरीन खिलाड़ी, ये जो शकील जट साहब थे, खूबसूरत थे, वेल बिल्ट थे,
इनके बारे में किसी ने कोई किसी किस्म का कोई कंडोलेंस या इस किस्म की ना कोई मीटिंग कुछ भी नहीं की। इंतहाई बेहिसी का एक मुजाहरा हुआ है। बात यह है कि ये वैसे तो हमारे माशरे में रोज बरोज बेहिसी बढ़ती चली जा रही है। दूसरा ये कि खेलों में सिवाय क्रिकेट के कोई हमारे ऊपर एक क्रिकेट का एक जो मेला तारी है उसके बाहर हम सोचना भी नहीं चाहते। लेकिन एक वक्त ऐसा था कबड्डी पर कि फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप 1966 में सबसे पहले हुई थी कबड्डी की, और उसमें पाकिस्तान रेलवे ने सरगोदा को हराया। और फिर इस शकील जट के अलावा कबड्डी में बहुत से और भी नामवर खिलाड़ी आए, यानी जैसे जफर थे, मुश्ताक मलिक, हसन रजा, नजर अब्बास और परवेज अहमद। यानी ना कोई फुटबॉल की बात कर रहा है, ना हॉकी की बात हो रही है, ना बास्केटबॉल की बात हो रही है, ना बैडमिंटन की बात हो रही है, सिर्फ क्रिकेट है। ये क्या है जी, ये T10 है। ये एक दौर में कबड्डी के सरपरस्त लेफ्टिनेंट जनरल बख्तियार राणा थे, और फौज के बहुत से खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान इसमें कबड्डी टीम में हुआ करते थे। और फिर कबड्डी जो है ये साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो हैं उनका एक बहुत इंटेग्रल हिस्सा है जी। और कबड्डी जो है ये जवां मर्दों की खेल है, और ये सदियों पुरानी खेल है। और अगर इसका एक बड़ा खिलाड़ी इस नागहानी एक्सीडेंट की बदौलत अपनी जान खो देता है तो हमें कम से कम उनके बारे में इजहार अफसोस करना चाहिए, और फिर ये कि उनके लिए एक मेमोरियल मीटिंग होनी चाहिए, और हमें अपने खिलाड़ियों को इज्जत देनी चाहिए, इसलिए कि ये हमारे असल रोल मॉडल हैं। जब ये नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप हो रही थी, हालांकि 15 जनवरी थी, जिस रोज इनका ये एक एक्सीडेंट से इनकी जान चली गई। अब उनके घर पर जो आफत पड़ी है वो तो उसका वही जानते हैं। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता था जब ये जारी थी चैंपियनशिप, इसके सेमीफाइनल और फाइनल हो रहे थे, जब अच्छी बात है करते हैं उसको, उसमें मत रुकावट डालें, लेकिन उसको मेमोरियल सेमीफाइनल और फाइनल बना देते, उनके नाम से मंसूब कर देते, इनकी इज्जत में, फेडरेशन की इज्जत में और उसके ओहदेदार भी उनकी इज्जत में इजाफा हो जाता। ये आपने इंतहाई अच्छी बात की राजा साहब। बात यह है कि ये जिस तरह की आपने ये बात की है ना कि वो उसी को मेमोरियल टूर्नामेंट का नाम दे देते, काली पट्टियां बाजू पे बांध देते, 1 मिनट के लिए खड़े होकर वो उनकी इज्जत के लिए साइंस खामोशी कर लेते। जी हाँ, तो ये बहुत इसको एक इवेंट बना लेते, दुनिया भर में इनकी खबरें जाती, उसकी तस्वीर लगाते और ये उसको उसकी फैमिली के साथ एक उनकी कब्र पे जाकर फातिहा खानी करते, रीत चढ़ाते, लेकिन कुछ भी नहीं किया। इनको ना खुशी मनानी आती है और ना कोई सोगवार अगर किसी की याद है उसको सही तरीके से खराज अकीदत या खराज तहसीन पेश करना आता है। साहब आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए इनसे तो बेहतर तो ये हमारे हिंदुस्तान के अखबारात थे कि जिन्होंने इनको शकील जट को एक बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की कवरेज दी, और बल्कि ये कि वो उन्होंने उनकी खेल की जो ग्रेटनेस थी उसको माना और उनकी इज्जत अफजाई की। हमें ये इस बात का शऊर ना आया कि हम भी उनके बारे में से उनको याद कर लेते। चलिए इस बहाने हमने हमारे सामने को कुछ बातों का मजीद पता चल गया, और ये भी हो सकता है कि अगर ये उनको मैं समझता हूँ नजम लतीफ साहब याद करते तो बहुत से लोग और शकील जट के नाम से वाकिफ हो जाते, उनकी खिदमत से वाकिफ हो जाते। अब हम काफी अफसोस ही बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। आपने जनाब शकील जट साहब के हवाले से और फिर जो बेहिसी है इदारों की उसके हवाले से गुफ्तगू की, और फिर कुछ मालूमात में भी इजाफा किया कबड्डी के हवाले से, पाकिस्तान की कबड्डी फेडरेशन के हवाले से, खिलाड़ियों के हवाले से। जनाब नजम लतीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब आपका बेहद ममनून हूँ कि आपने इस मौजू के ऊपर अपनी आवाज उठाई। आप हमेशा अच्छे मौजूआत के ऊपर बात भी करते हैं, और जब कोई इस किस्म की जैसे फजल महमूद साहब जो थे उनका उसमें नाम नहीं आ रहा था हॉल ऑफ फेम में, उसमें भी आपने एक अहम किरदार अदा किया और उसकी बदौलत फिर उनका नाम भी शामिल हुआ। आप अपनी इस जस्तजू को जारी रखें, क्योंकि आपकी बदौलत बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको उनका खोया हुआ मुकाम मिल जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नजम लतीफ। इसके साथ ही प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे अब्दुल माजिद अली, जबकि निगरान आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला।